Assalamu alaikum dear students. Today we are going to close this chapter. Today we are going to discuss about last two disorders of nutritional concern, and those are obesity and ulcer. So far what we have discussed regarding nutritional disorders, we have discussed about food poisoning, dyspepsia. According to your short syllabus, now we will have to discuss about obesity and ulcer. So इस हवाले से अब हमने देखना है कि obesity या मोटापा किसे कहते हैं। ये abnormal amount of fat के बॉडी में अकमुलेट हो जाने को कहा जाता है, यानी फैट abnormal लेवल पे आकर बॉडी में जमा हो जाती है। वजह क्या है? ईटिंग टू मच फैट कंटेंट इन द फूड, सो दैट हाई फूड फैट इज स्टोर्ड एज फैट. In what form? It is stored in the form of adipose tissue around the kidneys and beneath the skin. यानी डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हमने जो बात की है कि असल ओबेसिटी एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ फैट को कहा जाता है। कोई भी पर्सन जो अपनी फूड के अंदर अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज्यादा अमाउंट के अंदर फैट को कंज्यूम कर रहा होता है, मसलन वो फ्राइड मटेरियल खा रहा होता है, कोई भी ऐसा मटेरियल वो खा रहा होता है जिसके अंदर लिपिड्स या ऑयल्स वगैरह बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं, तो वो हाई कंटेंट ऑफ फैट बॉडी में स्टोर हो जाता है जाकर। और किस शक्ल में स्टोर होता है? वो एडिपोज टिश्यू की शक्ल में स्टोर होता है। ये टिश्यूज कहां पे ज्यादा बनती हैं? इनकी बनने की जगह किडनीज, यानी किडनीज के अराउंड, किडनीज के इर्द गिर्द ये एडिपोज टिश्यूज बन जाती हैं, और स्किन की नीचे वाली साइड भी ये जमा होना शुरू हो जाती हैं। सो एडिपोज टिश्यूज तभी बनेगी जब कोई पर्सन अपनी बॉडी की रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा फैटी फूड कंज्यूम करेगा, इनटेक करेगा। अब ओवरऑल इस फैट के टिश्यू के बनने का प्रोसेस या एडिपोज टिश्यू बनने का प्रोसेस वो क्या है? सबसे पहले ये जो फैट के ड्रॉपलेट्स होते हैं, छोटे छोटे बारीक से कतरे, वो सेल के साइटोप्लाज्म में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। सो इनसाइड द सेल साइटोप्लाज्म actually there is accumulation of small drops of the fat. Ultimately these drops when combined will increase their size and will increase their number. यानी जब वो छोटे छोटे ड्रॉप सेल के साइटोप्लाज्म में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, तो सेल्स के अंदर वो छोटे छोटे ड्रॉप्स आपस में मिलकर अपना साइज भी बढ़ाना शुरू कर देते हैं और अपनी तादाद भी बढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब ये जितने भी वो फैट के आपस में वो ड्रॉप्स इकट्ठे होकर अपना साइज बढ़ा चुके होते हैं, एट थर्ड लेवल वो अपने आप के अंदर ज्वाइन करके एक बहुत बड़ा ग्लोब्यूल बना लेते हैं। एंड वेयर इट अकर्स इन द मिडल ऑफ द सेल। जिस सेल के अंदर भी फैट इजाफी तौर पर पाई जाएंगी, सिंपल सी बात है, वो फैट्स पहले ड्रॉप्स की शक्ल में सेल के अंदर इकट्ठी होगी। कहां? साइटोप्लाज्म में। फिर उसके बाद उनका इंक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन नंबर्स वाला मामला होगा। फिर वो आपस में वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके अपना साइज बढ़ा रहे थे, वो आपस में मिलकर एक बहुत बड़ा ग्लोब्यूल बना लेंगे। कहां पर बनाएंगे? इन द मिडल ऑफ द सेल। जाहिर सी बात है, सेल के दरमियान के अंदर अगर हम देखें तो सेल के दरमियान में साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस है और बाकी ऑर्गेनेलिस है। लेकिन इस फैट के ग्लोब्यूल्स जमा हो जाने की वजह से अब क्या होगा? वो जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट हैं वो साइड पे धकेल दिए जाएंगे, यानी न्यूक्लियस एक साइड पे चला जाएगा और उसकी जगह पे फैट के ये ग्लोब्यूल्स इकट्ठे हो जाएंगे इन द मिडल ऑफ द सेल्स। सो दीज ग्रुप्स ऑफ द सेल्स विल फॉर्म एडिपोज टिश्यूज। जब ये ग्रुप ऑफ सेल्स जिनके अंदर इस तरह से मिडल में साइटोप्लाज्म के अंदर सारे के सारे फैट के ग्लोब्यूल्स इकट्ठे हो गए, जब ये सेल्स फर्दर अपने आप में कंबाइन करेंगे तो ये बना देंगे एडिपोज टिश्यू। यानी ये ओवरऑल प्रोसेस है। व्हाट इज द प्रोसेस
involved for the fat or adipose tissue formation. अब इसका मसला क्या है, कुछ लोग अपनी जो फूड है उसमें बेशक थोड़ी अमाउंट भी लेते हैं फैट की और वो फैटी हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बहुत ज्यादा फैट कंज्यूम करने के बावजूद भी ओबेसिटी यानी मोटापे का शिकार नहीं होते। अब सिंपल इसकी बात है, बायोलॉजिकल आंसर ये है कि एक्चुअली दिस इज कॉज्ड बाय हार्मोनल इम्बैलेंस। यानी हार्मोन्स जो हैं वो अगर इम्बैलेंस हो जाते हैं, अगर ऐसे हार्मोन एक्टिव हैं जो मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड के लिए बहुत ज्यादा एक्टिविटी शो करते रहेंगे, तो वो पर्सन जो है वो नहीं होगा ओबेसिटी का शिकार। लेकिन अगर उन हार्मोन्स के अंदर कोई इम्बैलेंस हो जाए तो बेशक वो पर्सन अपने रिक्वायर्ड अमाउंट के मुताबिक भी फैट ले रहा होता है, वो फैटी हो जाता है। उसकी वजह यह है कि हार्मोन्स को कंट्रोल करता है हमारा हेरिडिटी मटेरियल, यानी हमारी जेनेटिक्स। तो हमारी जेनेटिक्स के अंदर वो हेरिडिटी के अंदर चीज आ जाती है, यानी एक फैमिली के अंदर सारे लोग ओबेसिटी का शिकार हैं, तो अल्टीमेटली उनके अंदर आने वाले अगले ऑफस्प्रिंग्स भी मोटापे का शिकार होने का चांस ज्यादा है कंपेयर टू अदर स्मार्ट पर्संस। अब क्या क्या रिस्क है जब ओबेसिटी हो जाती है, तो रिस्क डियर स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं। उस पर्सन को आम दूसरे नॉर्मल पर्सन की निस्बत हाई ब्लड प्रेशर का सामना ज्यादा करना पड़ता है। अब इस बात का हरगिज मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों को हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता, लेकिन जिनके अंदर ओबेसिटी का इशू है यानी मोटापा आ चुका है, उनके अंदर हाई ब्लड प्रेशर एक सबसे पहला बड़ा रिस्क है। जाहिर है ब्लड वेसल्स के अंदर मटेरियल अकमुलेट हो जाने की वजह से उनका इंटरनल बोर जो है वो नैरो हो जाएगा और ब्लड वहां से प्रेशराइज होकर गुजरेगा। हम लोग जानते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द ब्लड वेसल्स। उसके बाद अगला खतरा उसको ये है, अगला रिस्क ये है कि हार्ट डिजीज का इश्यूज होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है ये हाई ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज से भी रिलेट करेगा, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होगा तो हार्ट को जोर लगा के ब्लड को पंप करना पड़ेगा, जिससे हार्ट के फेलियर होने का चांसेस है। सो डियर स्टूडेंट, ये हार्ट डिजीज की वजह बन सकती है। नेक्स्ट उसके अंदर क्या इश्यू हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटस। आप लोग जानते हैं कि डायबिटीज मेलाइटस क्या चीज है। हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल विल नॉट बी एब्सॉर्ब इनसाइड द लिवर, सो दैट इज एक्सक्रीटेड वाया द यूराइन ड्यू टू द insufficient amount of insulin etc. यानी यहां इंसुलिन का इशू बेशक ना भी हो, उस पर्सन को चूंकि ये हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन का शिकार करेगा, जो पर्सन इस स्ट्रेस के अंदर रहता है उसको भी अल्टीमेटली डायबिटीज मेलाइटस हो जाती है और अल्टीमेटली इस पर्सन को स्टमक डिसऑर्डर भी हो जाएंगे, यानी मैदा से मुताल्लिक भी उसको कुछ न कुछ डिसऑर्डर्स या खराबियां हो सकती हैं। सो स्टूडेंट्स, ये सारा ओबेसिटी कहलाता है और ये भी एक बड़ा ही खतरनाक किस्म का न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है। इसके बाद एट द एंड हमने देखना है अल्सर। अल्सर कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम या ट्रैक्ट जितना भी है उसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन का झड़ जाना यानी ना होना। तो वो जो डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं वो क्या काम करते हैं, वो उस डाइजेस्टिव सिस्टम की वाल को खाना शुरू कर देते हैं और उसके अंदर होल या कैविटी बना देते हैं। यानी यूं कह लें कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें खास तौर पे स्टमक और जो ड्यूडेनम का पार्ट है उसके अंदर वाली जो म्यूकस की लेयर है जो कवर करती है किस चीज के अगेंस्ट, जहां पे एंजाइमेटिक एक्शन होने होते हैं, उन एंजाइमेटिक एक्शन से बचाने के लिए म्यूकस की लेयर डाइजेस्टिव सिस्टम की अंदर वाली साइड को कवर करती है। अब आप खुद सोच लें, अगर वो म्यूकोजल लेयर ना हो तो वो डाइजेस्टिंग एंजाइम खुद स्टमक की वाल को या खुद ड्यूडेनम की वाल को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से होल बन जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर और वो जो फूड के कंटेंट हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे और डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं। ये एक ओवरव्यू है अल्सर का। सो व्हाट इज biological process breakdown of inner mucus layer of digestive system, यानी जो म्यूकस लेयर अंदर होती है वो अगर थिन होना शुरू हो जाए या ना बने
तो वो म्यूकस लेयर जब खत्म हो जाएगी, इससे क्या काम होगा, इससे होगा डाइजेस्टिंग एंजाइम्स विल अफेक्ट द वॉल्स ऑफ स्टमक एज वेल एज ड्यूडिनम। उन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स ने जिन्होंने फूड को डाइजेस्ट करना था और अंदर की वॉल के ऊपर म्यूकस लेयर की वजह से वो वॉल को डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे थे, जब वो म्यूकोजल लेयर नहीं होगी तो यू कैन थिंक अबाउट दिस, दोस डाइजेस्टिंग एंजाइम विल एक्ट अगेंस्ट दीज वॉल्स and will digest the parts of wall of stomach as well as wall of duodenum, जिसकी वजह से क्या मामला होगा, एक सोरनेस की कैफियत आ जाएगी, a sore condition. This sore condition is called ulcer. यानी उर्फ़ आम में या सादा अल्फाज में कहें तो मैदे की दीवार में थोड़ा सा होल हो जाना या इंटेस्टाइन की दीवार में होल हो जाना, इसको कहते हैं अल्सर. सो whenever this occurs there is formation of a hole in the digestive tract. digestive tract के अंदर कोई होल बन जाता है. अब जो कंटेंट्स हैं किस चीज के, उस डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड के कंटेंट्स या बाकी कंटेंट्स विल स्पिल इनटू द एब्डोमिनल कैविटी. क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक पाइप की तरह जा रहा है, एक ट्यूब की तरह जा रहा है. अब आप खुद सोचें कि ट्यूब किसी जगह से लीक हो जाएगी तो उसमें से जो मटेरियल है वो बाकी इधर उधर कैविटी जो है हमारी बॉडी के अंदर, दैट इज कॉल्ड एब्डोमिनल कैविटी, उसके अंदर रिलीज हो जाएंगे. दैट विल कॉज हाईली इन्फेक्शियस कंडीशन, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाएगी. और अगर उसका ट्रीटमेंट ना किया गया तो ये बड़ी ही मोहलिक किस्म की चीज साबित होगी, दैट इज फैटल. यानी फिर वो जो फिजिशियंस हैं वो खास तौर पर अल्सर वाले लोगों को क्या चीज तजवीज करते हैं, कोई रफेज, कोई नरम किस्म की ग़िज़ा जो कि बॉडी को अंदर वाली साइड से यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की अंदर वाली साइड से ज्यादा रिएक्टिव साबित ना हो, ऐसी कोई फूड के लिए उनको एहतियात का कहा जाता है. सो यहां पर आपको मैं बता चुका हूं, अगर उसकी इन्फेक्शंस को क्योर ना किया गया तो वो बड़ा ही खतरनाक हो जाएगा, वो फैटल है, वो मोहलिक साबित होगा. So the whole formation inside the digestive tract, particularly in the stomach as well as the duodenum, this condition is called ulcer. So dear students, this is all about the nutritional disorders according to your short syllabus. And with this lecture we have completed this chapter about nutrition from the biology first year. डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग सारे ही लेक्चर्स ले चुके हैं, इसको अच्छी तरह से ज़हन नशीन करें तो फर्दर आने वाले दिनों में हम अगले चैप्टर के अंदर जो भी हमारे टॉपिक्स हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस उनको डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए डॉक्टर मोहम्मद हनीफ को इजाजत दें. दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह आपका हामी और नासिर हो. अल्लाह हाफिज.